नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करेंगे बात। बड़वानी में 20 जनवरी को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी को लेकर आज यहां पहुंचे थे और मंच से कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कहा कि पूरी दुनिया मध्य प्रदेश आई थी। 15 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश भी आया, जिससे 29 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर बड़वानी पहुंचे। हेलीपैड से वो सीधे झंडा चौक पहुंचे। यहां चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर सरकार के चुनाव में मैदान में कांग्रेस भी है। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, हाथ मत जोड़ो। सीएम यही नहीं रुके, कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि संबल योजना बंद कर दी, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेसियों हाथ मत जोड़ो, माफी मांगो। माफी बड़वानी की जनता से। कमलनाथ जी आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। हाथ मत जोड़ो। जब सरकार थी 7 साल तब हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे कमलनाथ और कांग्रेस तो संबंध बंद करते। इसे तो मैं माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए उन किसानों से जिनको कर्जा माफी के नाम पे तुमने डिफॉल्टर बना दिया। माफी मांगनी चाहिए बेरोजगार युवाओं से जिनको कह दिया था 4,000 रुपया महीना देंगे। दिया देगा? अरे दिया क्या? माफी मांगो उन नौजवानों से, कांग्रेसियों। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नगर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ की सड़कें नहीं बनी, गड्ढों में सड़कें और सड़क में गड्ढे हैं। सीवरेज के लिए पूरा सड़क खोद दिया है। प्रदेश से सीवरेज के लिए पैसा भेजा लेकिन काम नहीं हुआ। तुम्हारी नगर सरकार बना के देगी तुम्हें। नगर पालिका का अध्यक्ष कांग्रेस का, सरकार नगर की उनके हाथ में है। बताओ बड़वानी में कोई सड़क बनवाई क्या? अरे जोर से बताओ, बनवाई क्या? पूरा बड़वानी खुदा पड़ा है। गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता। कौन की जवाबदारी? यहां सड़कें नहीं बनाई, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नगरपालिका भाजपा की बनाइए, बड़वानी की सारी सड़कें हम बना कर देंगे। अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, सभी कॉलोनियों को वैध करके सड़क, बिजली, पानी की समस्या का हल करेंगे। नर्मदा का पानी जहां नहीं मिला वहां पहुंचाएंगे। बड़वानी को मिनी स्मार्ट नगर बनाएंगे, इसका संपूर्ण विकास करेंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बड़वानी नगरपालिका का कांग्रेस अध्यक्ष 5 साल में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। लेकिन हुजूर में वीडी शर्मा के नाम जुड़वाने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने तंज कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद के बाद अब विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने हुजूर की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। बीजेपी का कहना है कि हर बात पर राजनीति ठीक नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का रूटीन है। पार्टी का कहना है कि जब भी कोई अपना निवास स्थान बदलता है तो नई जगह तो नाम जुड़वाना लाजमी है। दरअसल हुजूर विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं और ऐसे में कांग्रेस ये तंज कस रही है कि रामेश्वर शर्मा से वीडी शर्मा को बीजेपी लड़वाना चाहती है। के बाद अब वीडी शर्मा जी हायर सेकेंडरी की परीक्षा देंगे। अभी वो सांसद हैं और वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये खतरा रामेश्वर शर्मा जी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी भी लोहे से लोहा काट रही है, शर्मा से शर्मा को निपटाएगी। मगर हमारी सहानुभूति रामेश्वर शर्मा जी के साथ है कि उनकी सीट पर कोई डाका न डाले। यदि उनका निवास उस मतदाता उस केंद्र पे आता है, उस बूथ पे आता है, तो नाम वहीं जुड़ेगा। अब इसमें राजनीति कहाँ से आ गई और चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आ गई? अब भारतीय कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, तो इसलिए झूठे बातें प्रसारित करने में लग जाती। और ये तो एक नियम है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति यदि अपना निवास स्थान उसका जिस मतदान केंद्र पर रहता है वहाँ पे उसका नाम जुड़ता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम उस विधानसभा क्षेत्र से, उस बूथ से जुड़ा है। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे भोपाल से संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं भोपाल से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस ने जिसे कहा जाता है कि अपनी बात रखते हुए एक ऐसी बात कह देना जो कहीं ना कहीं शंका को घर कर देने की बात जो है वो कांग्रेस ने कही है। हालांकि ये बात सही है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई अपना निवास स्थान बदलता है तो नाम भी वो वोटर लिस्ट में जुड़वाएगा, लेकिन कांग्रेस ने जो कह दिया
कहीं ना कहीं शंका की स्थिति तो बनाई दी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब भी कोई बड़ा पदाधिकारी या बड़ा नेता की कोई गतिविधि होती है और ऐसे में विपक्ष उस पर पूरी तरीके से नज़र रखता है। हालांकि ये एक नियमित प्रक्रिया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पहले भोपाल के दक्षिण पश्चिम के वोटर थे, उन्होंने चूँकि अपना आवास शिफ्ट किया है दानिश हिल इलाके में वार्ड क्रमांक 80 में, और यही कारण है कि उन्होंने अपना नाम जो है वो हुजूर विधानसभा क्षेत्र के दानिश हिल्स इलाके में अपना नाम जुड़वा लिया। और जैसे ही जिस बात की जानकारी कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस जो है वो निशाना मारने से बिल्कुल नहीं चूकी, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है वो हुजूर विधानसभा क्षेत्र पर है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक है रामेश्वर शर्मा, उनके प्रति उनकी पूरी सद्भावना है। यह हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के तंज कांग्रेस ने या चुटकी जो है वो कांग्रेस ने ली। इसके पहले भी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी का जब जन्मदिन था तो उस दौरान भी उनके कई पोस्टर जो है वो हुजूर विधानसभा क्षेत्र में लगे थे। उस दौरान भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि ऐसा तो नहीं कि भगवान दास सबनानी जो है हुजूर विधानसभा से अपना भविष्य तलाश रहे हो। तो जब भी कोई इस तरह की बड़ा पदाधिकारी या बड़ा नेता इस तरह से कोई भी, अगर चाहे वो पोस्टर लगाने की बात हो या नाम जुड़वाने या कटवाने की बात हो, तो उसको लेकर तमाम सियासी मायने निकालना शुरू कर देते। विपक्ष के होने के नाते होना भी ऐसे चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर चुटकी ली जाए या फिर विपक्ष के जो विधायक है उनको संशय में डाला जाए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जो प्रतिक्रिया, और ये बात सही भी है कि सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब कोई अपना आवास स्थान चेंज करता है तो नए आवास पर अपना नाम जुड़वाता, और वही प्रक्रिया जो है वो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपनाई है। हालांकि कई ऐसे लोग होते हैं जो नाम जुड़वाते और कटवाते हैं, लेकिन वो सामान्य लोग होते हैं। लेकिन चूंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने ये नाम अपने हुजूर विधानसभा में जुड़वाया, और यही कारण है कि अब सत्ता के हलकों में जो है वो एक नई चर्चा जो है वो कांग्रेस ने छेड़ दी है। जी ठीक है, नई चर्चा कांग्रेस ने छेड़ दी है, हालांकि इसे सामान्य प्रक्रिया बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज बैतूल जिले की आमला विधानसभा से चुनावी आगाज किया है। कमलनाथ की आम सभा में जहां पोस्टर बैनर में उन्हें भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया, तो वहीं उनके बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने भी अपने भाषण में उन्हें भावी मुख्यमंत्री ही कहा है। बैतूल के आमला से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 8 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अभी से कांग्रेस ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। सभा के बैनर और पोस्टर्स पर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। मंच पर भाषण देने आए सांसद नकुलनाथ ने भी अपने पिता कमलनाथ को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया। आम सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और आप सबके भावी मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी। मौजूदा स्थिति में बैतूल की 5 विधानसभाओं में से 4 पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। वहीं केवल आमला विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस और कमलनाथ ने आमला विधानसभा से चुनाव का आगाज करके ये बता दिया कि कांग्रेस भी हारी हुई सीटों पर अपना फोकस रखेगी। चुनाव के आगाज के सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंदौर में हुई इन्वेस्टर समिट पर निशाना जरूर साधा। ये चुनाव का कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता। सब लगे हैं और लगे रहेंगे मतदान के दिन। सर, जो इन्वेस्टर समिट हुई उससे कितनी उम्मीद है? 29 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ये पिछले 5 सालों में इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 इन्वेस्टमेंट समिट और 0.3 आधे प्रतिशत से कम इन्वेस्टमेंट यहाँ है। ये तो आगे है। कितने रोजगार मिल पाएंगे? इन्वेस्टर समिट ये सब नाटक नौटंकी से कुछ नहीं होगा। बैतूल की आमला विधानसभा सीट दलित प्रत्याशी के लिए आरक्षित है और कांग्रेस यहां से लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है। इस बार आमला से चुनावी उद्घोष करके कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमाने की जुगत में है। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पर आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले ओकेंद्र राणा की पेशी आज हुई है। जिला कोर्ट ने पुलिस को 5 दिन की रिमांड दी है। जांच में साक्ष्य जब्त करने का हवाला देते हुए पिपलानी पुलिस ने रिमांड मांगी थी, तो रिमांड 5 दिन की सौंप दी गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी करने का आरोप है। आपको बता दें कि 8 तारीख का मामला है जब करणी सेना ने आंदोलन और एक बड़ा जो है प्रदर्शन रखा था भोपाल में, और इसी दौरान ये नारेबाजी हुई थी। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और आज इसकी कोर्ट में पेशी हुई।
साल चुनावी है और मकर संक्रांति का पर्व है, तो जाहिर सी बात है कि सियासी पतंग भी उड़नी थी। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाथ आजमाया पतंगबाजी में और कह दिया कि 2023 में सबसे ऊंची तो पतंग बीजेपी की रहने वाली है। लेकिन भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बीजेपी की डोर तो हम ही काटेंगे। मकर संक्रांति, पतंगबाजी, चुनावी साल है और सियासी बयानबाजी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पतंग पर हाथ आजमाए और न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 2023 में सबसे ऊंची पतंग तो बीजेपी की ही उड़ेगी। भाजपा की पतंग आज भी ऊंची है, आने वाले कल में भी ऊंची रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी। रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, उस पर ऐतिहासिक रूप से बड़ा काम हो रहा है। इसके कारण निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास अडिग है और मोदी जी के पीछे देश खड़ा हुआ है। अगले जो चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे चुनाव जीतेंगे। इधर तोमर के सियासी पतंगबाजी पर कांग्रेस की तरफ से जवाब भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की पतंग काटेंगे। देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि हम कांग्रेस के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। नफरत का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोहब्बत करने वाले इतनी ताकत से मौजूद हैं कि वो पनपने नहीं देंगे, समाप्त करेंगे। सर, पतंग इस बार किसकी काट रहे हैं आप? हमने तो भारतीय जनता पार्टी की काटी और कटी रहेगी, उनकी हमारी उड़ती रहेगी। सियासत की पतंग उड़ाना और पेंच लड़ाना अपनी जगह, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी या जनता हाथ का साथ देगी, अभी 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त इसमें बचा है और तब तक नर्मदा में बहुत पानी बहेगा। इंतजार कीजिए। इधर अपने बयानों को लेकर इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री और वर्तमान बालाघाट विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक बार फिर से चर्चाओं में आए। लेकिन इस बार तो जो वीडियो आया, लोग सुनकर ही कहने लगे कि अरे ये क्या कह दिया। सोशल मीडिया में वायरल होता एक वीडियो सामने आया है और पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का एक वीडियो वायरल हो चुका है। इसमें वो बालाघाट आरटीओ को न केवल गाली दे रहे हैं, बल्कि ये वीडियो बालाघाट के लाल बर्रा थाने का बताया जा रहा है। थाने में एक बैठक रखी गई थी जिसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओपी और आरटीओ मौजूद थे। ये बैठक अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को लेकर बुलाई गई थी। इतने लोगों के सामने गौरी शंकर बिसेन अचानक भड़क गए और आरटीओ अनिमेश गढ़पाले के ऊपर पहले तो भाषा की मर्यादा लांघते नजर आए। एक भी मोटरसाइकिल वाला चल नहीं जाता, क्यों बता रहे विनोद? कार चलती है, किसी की गाड़ी चलती है? इधर सुन मेरा क्यों? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली, मेरे गुस्साले फांसी पे चढ़ दूंगा मैं। इधर गौरी शंकर बिसेन के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि ये सिर्फ बिसेन की सोच अफसरों को लेकर नहीं, बल्कि ये तो पूरी बीजेपी की सोच है। गौरी शंकर बिसेन जी ने बहुत गंदे तरीके से गालियां बककर अधिकारियों को भड़काया है, खास करके आदिवासी वर्ग को। ये उनका स्वभाव रहा है, उन्होंने हमेशा ऐसे किया है। तो कहीं ना कहीं यदि इस तरह की उन्होंने बात कही होगी तो कहीं ना कहीं जनता को लेके की होगी, जनहित के मुद्दों पे की होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही होगी, इसलिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है, एक जनता के लिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद हम इस पर कुछ कह पाएंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं जब बिसेन अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा के दौरे पर बिसेन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि राशन दुकानों में 1 हफ्ते में गेहूं का आवंटन नहीं हुआ तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करेंगे। बिसेन अक्सर अपने बयानों से अपनी ही सरकार को मुश्किलों में डालते रहे हैं।